नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में शामिल जीवन की मौलिक इकाई कोशिका एवं बहुकोशिकीय संरचना ऊतक के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं कोशिका क्या होता है। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है जिसमें जीवन के लिए आवश्यक सभी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि उपापचय, प्रजनन और विकास। तो इसमें क्या याद रखना है आपको कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है जिसमें जीवों के लिए सभी रासायनिक प्रक्रियाएं जो आवश्यक है, जैसे कि वृद्धि, प्रजनन, विकास, तो ये सभी क्रियाएं कोशिका कर सकता है। कोशिका में ये सारी क्रियाएं होती है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, यानी जितने भी सजीव हैं वो सभी क्या है, कोशिका से बने हैं। तो ये क्या हो गया, ये संरचनात्मक इकाई हो गई और उनमें जितनी भी क्रियाएं होती है वो कोशिका के द्वारा होता है, तो इसीलिए ये क्रियात्मक इकाई भी है। तो कोशिका को इसीलिए सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा गया है। यहाँ पर हम डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, उसके बाद बहुत सारे कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, फिर ये सारे ऊतक अंग बनाते हैं, अंग से फिर अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से जीव बनता है और जीवों से फिर जनसंख्या बनता है और जनसंख्या से जैव समुदाय बनता है, फिर जैव समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है और पारिस्थितिक तंत्र फिर जीवमंडल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कोशिका क्या है। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है और कोशिका ऊतक बनाता है, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से जीव, जीव से जनसंख्या, जनसंख्या से जैव समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र और जैव मंडल बनता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कोशिका क्या है, सबसे ऊपर में आता है, यानी ये सबसे छोटी इकाई है। अब हम नेक्स्ट जो तथ्य देखते हैं वो ये है कि कुछ कोशिकांग जरूर समस्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं पर सभी में नहीं पाए जाते। इसका क्या मतलब है कि कोशिकांग से मिल के बना होता है, यानी कोशिका के अंदर में कोशिकांग पाए जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सभी कोशिकाओं में सभी कोशिकांग पाए जाए। ठीक है, कुछ पाए जाएंगे तो कुछ नहीं पाए जाएंगे। जैसे कि उदाहरण देके बताया गया है कि सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, यानी पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है लेकिन सभी कोशिका में पाया जाए ये जरूरी नहीं है। तो इसी को कहा गया है कि कुछ कोशिकांग जरूर सभी कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन सभी में ही पाया जाए ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोशिकाओं का आकार कैसा होता है। तो कोशिकाओं का आकार त्रिआयामी होता है, यानी 3D होता है, 3 डायमेंशन होता है। तो इतना आपको यहाँ से याद करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोशिका विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो कोशिका विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, तो इसको साइटोलॉजी कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जेनेसन। तो आपको याद रखना है कि जेनेसन ने सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। उसके बाद आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इसी रॉबर्ट हुक ने तने के छिलके, जिसको कार्क कहा जाता है, कार्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटी छोटी कोठरियों को देखा और उनको सेल कहा। तो आपको याद रखना है कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। इन्होंने जो पेड़ होता है उसके तने के छिलके को देखा, उसमें जो कोशिकाएं थी वो मधुमक्खी के छत्ते के समान थी, तो उन सभी को इन्होंने सेल कहा। इनके पुस्तक को आपको याद रखना है माइक्रोग्राफी। तो माइक्रोग्राफी किसकी पुस्तक है, तो रॉबर्ट हुक की पुस्तक है। तो यहाँ से आप इतने तथ्य याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के पिता या कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहेंगे,
तो रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो आपको याद रखना है कि सबसे जो छोटी कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टम। इसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। तो ये इसी का नाम है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हम जान लेते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो ऑस्ट्रिच पक्षी का अंडा ये सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तो तंत्रिका कोशिका यानी जो न्यूरॉन्स होता है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। तो इसको आपको बिल्कुल बसा लेना है मन में, इसको कंठस्थ कर लेना है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टम, सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच पक्षी का अंडा और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, जानते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो नाम याद रखना है स्लीडेन एवं स्वान का, ये दोनों जर्मनी के थे। तो स्लीडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। क्या क्या सिद्धांत दिया उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने बताया कि सभी सजीव कोशिकाओं के समूह और अंतःकोशिकीय पदार्थों से बने होते हैं। इसका मतलब है कि सभी जीव जंतु हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, जितने भी सजीव हैं वे सभी कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, यानी जीवों की संरचना कोशिका से ही बनती है और जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो सभी कोशिका के माध्यम से ही होते हैं। और तीसरा इन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से पैदा होती है, यानी अपने आप नहीं बनता बल्कि पहले से उपस्थित कोशिकाएं होती है उन्हीं से बनता है। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया ये याद रखना है, स्लीडेन एवं स्वान ने क्या क्या दिया, तो ये तीनों को आपको याद रख लेना है। अब हम देखते हैं कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार मुख्य रूप से यहाँ पर दो प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, तो ये सरल एवं छोटी कोशिकाएं होती है और इनमें केंद्रक युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिनको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो वे सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है जिनमें अमीबा, पैरामीशियम, जितने भी जीवाणु हैं ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये जटिल एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बड़ी होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ये जटिल होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बड़ी होती है और इसमें केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त होता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक युक्त नहीं होता है कोशिकांग, ये अनुपस्थित होता है, लेकिन इसमें केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त होता है, इसको आपको याद रखना है। अब हम इसमें अंतर देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S होता है, तो यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S होता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें क्रोमोसोम में प्रोटीन अनुपस्थित होता है, यानी प्रोकैरियोटिक के क्रोमोसोम में प्रोटीन अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक का क्रोमोसोम डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, तो इसमें याद रखना है कि केंद्रक प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। कोशिकांग प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। इसमें राइबोसोम 70S होता है, इसमें राइबोसोम 80S होता है और इसके क्रोमोसोम में प्रोटीन नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक के क्रोमोसोम डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, यानी इसमें होता है। तो इतनी चीज़ें आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के संबंध में याद रखना है। इसके उदाहरण हम देखें तो प्रोकैरियोटिक में जीवाणु, मोनेरा, निर्हलित शैवाल, माइकोप्लाज्मा ये सब आ जाएंगे, जबकि
यूकैरियोटिक में प्रोटोजोआ और जितने भी एनिमल वगैरह है वो सब आ जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम सजीवों के आधार पर देखें तो कोशिका को दो भाग में बांट सकते हैं, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। तो इसमें क्या क्या अंतर होता है ये हम देख लेते हैं। तो पौधे में जो कोशिका पाई जाती है वो पादप कोशिका कहलाती है और जंतुओं में जो कोशिका पाई जाएगी वो जंतु कोशिका कहलाती है। तो इनमें अंतर क्या होता है? तो पादप कोशिका में सेल वाल उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं होता है। पादप कोशिका में प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, यानी इसमें हरित लवक होता है, जबकि जंतु कोशिका में ये नहीं होता हरित लवक। उसके बाद पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम होता है। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पादप कोशिका का चित्र है और ये जंतु कोशिका का चित्र है। तो लाइसोसोम दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, कोशिका द्रव्य दोनों में होता है, रिक्तियाँ दोनों में होती है, गाल्जी काय दोनों में होता है, केंद्रक भी दोनों में होता है, अंतः प्रद्रवी जालिका ये भी दोनों में होता है। लवक केवल पादप कोशिका में होता है, इसको आपको याद रखना है। लवक केवल पादप कोशिका में होता है और कोशिका भित्ति ये भी केवल पादप कोशिका में होता है, जबकि कोशिका झिल्ली दोनों में होता है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है, कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट है, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जितने भी कोशिकांग हैं उसको एक एक करके देख लेते हैं, प्रश्न यहीं से बनता है। तो ये कोशिका का चित्र है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये कोशिका के बाह्य आवरण का निर्माण करता है और प्रोटीन लिपिड प्रोटीन के लेयर से बना होता है। तो आपको क्या याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो इससे कोशिका का बाह्य आवरण का निर्माण होता है और ये किसका बना होता है? तो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन के लेयर से बना होता है। इसके कार्य क्या क्या होते हैं? तो इसका पहला कार्य है परिवहन, यानी ये कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों को चयनात्मक रूप से लाने और ले जाने का काम करता है, इसीलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपको याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। और इसके क्या क्या कार्य हैं? तो ये कोशिका को आकार प्रदान करता है और उसकी सीमा का निर्धारण करता है, साथ ही सुरक्षा प्रदान भी करता है। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन क्या क्या काम करता है? तो परिवहन का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है, उसके सीमा निर्धारण करता है और उसके आकार भी निर्धारित करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है या केंद्रक क्या होते हैं। तो यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, इसको आपको याद रखना है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया और इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो केंद्रक के संबंध में ये तीन चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिए कि ये दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की और इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। देख लेते हैं हम चित्र में कि केंद्रक कहाँ पर होता है। तो ये है केंद्रक, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये केंद्रक है और ये दोहरी झिल्ली से घिरी हुई है, तो इसको आपको याद रखना है। अब हम केंद्रक के संबंध में और कुछ तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि लाल रक्त कोशिकाओं एवं पौधे के फ्लोएम ऊतक की एक प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते। तो प्रश्न यहाँ भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। तो लाल रक्त कोशिका और फ्लोएम ऊतक की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते हैं। केंद्रक के कार्य क्या होते हैं? तो कोशिका के सभी कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करना एवं जीवों के गुणों का निर्धारण करना, तो ये केंद्रक के कार्य होते हैं। आगे देखते हैं, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है।
इसके अलावा केंद्रक में धागे जैसी रचना होती है जिसको क्रोमैटिन कहा जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्रोमैटिन किस में पाया जाता है? तो केंद्रक में ही पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये आनुवांशिक पदार्थ के बने होते हैं, यानी ये डीएनए का निर्धारण करता है। जैसे ही कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तो ये क्रोमैटिन क्षण का रूप ले लेते हैं। अब इन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन होता है और जैसे ही कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तो ये क्रोमैटिन क्षण का रूप धारण कर लेते हैं और तब इसको गुणसूत्र कहा जाता है। तो केंद्रक में क्रोमैटिन होता है और क्रोमैटिन गुणसूत्र बन जाता है। यानी केंद्रक क्या करता है? तो किसी भी जीव का डीएनए निर्धारण का काम करता है। तो इसको आपको याद रखना है कि कोशिका के समस्त कार्यों का संचालन और नियंत्रण केंद्रक करता है, साथ ही जीवों के गुणों का निर्धारण करता है, यानी डीएनए का निर्धारण करता है। किसके माध्यम से? गुणसूत्र के माध्यम से। और गुणसूत्र किससे बनता है? तो क्रोमैटिन से बनता है। और क्रोमैटिन कहाँ होता है? तो ये केंद्रक के अंदर होता है। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर हम चित्र में भी देख सकते हैं कि ये जो है धागेनुमा रचना है, यहाँ पर धागेनुमा रचना है, इसी को क्रोमैटिन कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, यानी जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। इसको आपको याद रखना है। तो केंद्रक से संबंधित कितने तथ्य हो गए, इसको आप एक एक करके याद रख लीजिए। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है, इसको याद रखना है। इसके बाद याद रखना है क्रोमैटिन कहाँ होता है? तो केंद्रक में होता है। क्रोमैटिन आगे चल के गुणसूत्र बनाता है, इसको आपको याद रखना है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है केंद्रक को। नेक्स्ट इसके कार्यों को देख लेना है कि ये क्या काम करता है। तो ये कोशिका के सभी कार्यों का संचालन और नियंत्रण करता है, साथ ही जीव के गुणसूत्र का निर्धारण करता है। इसके बाद आपको याद रखना है किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता? तो लाल रक्त कोशिका और फ्लोएम ऊतक कोशिका में नहीं पाया जाता। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है केंद्रक को। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की और यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। तो केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे बहुत सारे तथ्य बनते हैं। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है कि जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक। अब हम आते हैं इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। तो ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, इसको आपको याद रखना है। और ये मैग्नी सेल सपोर्ट प्रदान करता है या फिर सेल को यांत्रिक सहारा देता है। यानी कोशिका को यांत्रिक सहारा कौन प्रदान करता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आपको याद रखना है। और राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं। एक है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ यानी चिकने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये यकृत या लीवर में विसरण का कार्य करता है और ये वसा बनाता है, इसको आपको याद रखना है। जबकि रफ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है और राइबोसोम इसमें उपस्थित होता है। तो आपको इसमें कौन कौन सा तथ्य याद रखना है कि रफ इंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम उपस्थित होता है और स्मूथ ईआर ये वसा बनाता है। तो ये तथ्य आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक अन्य कोशिकांग राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या काम करता है? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री या सेल इंजन कहा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रोटीन की फैक्ट्री या सेल इंजन किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 70S राइबोसोम तो ये किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और 80S राइबोसोम ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। साथ ही सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। अभी हमने पढ़ा सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक
और ये है सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति, इसको सेल वॉल कहा जाता है। तो ये केवल पादप कोशिकाओं, कवक एवं कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और कुछ कवक में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसको आपको याद रख लेना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि पादपों में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। यहाँ पे चिटिन लिखा गया है, हालांकि ये काइटिन है। और जो प्रोकैरियोटिक जीवाणु होते हैं उसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। तो ये तीन चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनती है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनती है और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। कोशिका भित्ति का काम क्या होता है? तो कोशिका को आकार प्रदान करना, कठोरता प्रदान करना और उसकी सुरक्षा करना। जंतु एवं पादप कोशिकाओं में यह प्रमुख अंतर है। इसका मतलब क्या है कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसलिए इसको जंतु एवं पादप कोशिकाओं में मुख्य अंतर बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जेल जैसा पदार्थ होता है। अगर हम चित्र में देखें इसको तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हो गए कोशिका, ये पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका, और यहाँ पर है कोशिका द्रव्य। यानी ये जितने भी छोटे छोटे यहाँ पे अंदर में जेल जैसा चीज़ है तो ये सभी क्या है? कोशिका द्रव्य है। और इसी कोशिका द्रव्य में इसके सारे कोशिकांग तैरते रहते हैं। तो इसको याद रखना है। अब हम वापस आते हैं अपने कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जेल जैसा पदार्थ होता है और इसमें सभी जो कोशिकांग हैं वो पाए जाते हैं। तो इस जेल में ही इसके जितने भी कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो, लवक हो, अंतःद्रव्य जालिका हो, केंद्रक हो, सभी इस कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। तो कोशिका द्रव्य क्या है? तो कोशिका के अंदर में जो जेल जैसा पदार्थ पाया जाता है तो ये कोशिका द्रव्य है। अर्थात कोशिका द्रव्य एक आधार द्रव्य है जिसमें संचित पदार्थ, स्रावी पदार्थ एवं अवशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ है, चाहे वो संचित पदार्थ हो, चाहे स्रावी पदार्थ हो, चाहे इसके अपशिष्ट या गंदगी पदार्थ हो, सभी उसी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है? तो कोशिका के अंदर उपापचय का काम कोशिका द्रव्य करता है। तो इसको आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और गाल्जी काय की खोज कैमियो गाल्जी ने की, ये आपको याद रखना है। इसके कार्य क्या क्या होते हैं? तो इसके कार्य पहला है सेक्रेशन यानी स्त्रवण करना, यानी ये प्रोटीन और लिपिड का स्त्रवण करता है, यानी उसका रिसाव करता है। दूसरा कार्य है लाइसोसोम का निर्माण करना। तीसरा है एक्रोसोम का निर्माण करना। साथ ही गाल्जी बॉडी का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है इसके पदार्थों का पैकेजिंग करना और उसका परिवहन करना। और इसी कारण से इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि ये इसके कोशिका के अंदर के पदार्थों को पैकेजिंग करता है और उसको लाने ले जाने का काम करता है। तो गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है कि इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, कैमियो गाल्जी इसकी खोज करता है। इसके जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है पैकेजिंग करना इसके पदार्थों का और परिवहन करना। साथ ही लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गाल्जी काय। एक्रोसोम का भी निर्माण गाल्जी काय करता है। तो इतनी बातें आपको गाल्जी बॉडी के संबंध में याद रखना है। अगला जो कोशिकांग है वो है लाइसोसोम। इसकी खोज क्रिश्चियन डुडुवे ने की और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है।
इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा रहता है, ये आपको याद रखना है। और अंतःकोशिकीय पाचन करता है और आर्थराइटिस बीमारी का कारण भी लाइसोसोम होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो तथ्य है वो है कि स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो इतने सारे तथ्य आपको लाइसोसोम के संबंध में याद रखना है। तो इसको आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका के अंदर अगर कोई अवांछित चीज़ें आ जाती है तो उसको ख़त्म करने के लिए ये अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरा हुआ थैला जो होता है उसको फोड़ देता है और उस जो अवांछित चीज़ है उसको ख़त्म कर देता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की है, इसको आपको याद रखना है। कहीं कहीं पर एल्टमैन भी मिलता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या है, कोलिकर है तो कोलिकर लगा देना है, एल्टमैन है तो एल्टमैन लगा देना है। लेकिन इसका माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बोंडा ने किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो यह श्वसन के द्वारा एटीपी का उत्पादन करता है, यानी श्वसन क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य भूमिका निभाता है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह भी दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना होती है। तो एक तो केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना होती है। तो इसके संबंध में आपको क्या क्या याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की, नामकरण बोंडा ने किया और यह श्वसन के द्वारा एटीपी का निर्माण करता है। इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है और यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में इतनी बातें आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पादप कोशिका में जो जो चीज़ें पाई जाती है उसको हम देख लेते हैं। तो पादप कोशिका में सेल वॉल, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और पादप कोशिका का बाह्य आवरण सेलुलोज का बना होता है, इसको आपको याद रखना है। तो सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। नेक्स्ट जो पादप कोशिकांग है वो है प्लास्टिड यानी लवक। पौधे के संग्राहक अंग होता है ये प्लास्टिड और पौधे के सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो इसको आपको याद रखना है, पौधों का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? तो प्लास्टिड यानी लवक। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं, यानी लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक है ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन होता है, यानी इसमें कोई रंग नहीं होता। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, इसमें रंगीन होता है लेकिन ये हरा नहीं होता, हरा को छोड़ के बाकी रंग होता है। और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, ये हरा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट हरा होता है, क्रोमोप्लास्ट ये हरा नहीं होता, बाकी सभी कलर का होता है। और ल्यूकोप्लास्ट इसमें कोई कलर नहीं होता, ये रंगहीन होता है। इसको आपको याद रखना है और इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रख लेना है। प्रश्न यहाँ से आता है कि गाजर का रंग किसके कारण होता है? तो इसमें कैरोटीन नामक क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग, गाजर का रंग जो है वो लाल दिखता है। टमाटर में कौन सा क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है? तो लाइकोपेन पाया जाता है, जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। चुकंदर में बीटानिन पाया जाता है, जिसके कारण उसका रंग वैसे रहता है। और ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये कीटों को आकर्षित करता है, इसको आपको याद रखना है। साथ ही हरे जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। और ये जो क्लोरोफिल है ये प्रकाश संश्लेषण का काम करता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन बनाता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है ये जो क्लोरोप्लास्ट है या हरित लवक है, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। अब हम आते हैं ल्यूकोप्लास्ट, यानी ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। तो एमाइलोप्लास्ट ये कार्बोहाइड्रेट
में पाया जाता है, जैसे कि आलू और चावल हो गया। तो जिस भी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसमें कौन सा ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, तो एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है। दूसरा है ओलियोप्लास्ट, और ये वसा में पाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। और तीसरा है प्रोटीनोप्लास्ट, और ये प्रोटीन में पाया जाता है। जो भी मक्का, दाल वगैरह प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं तो उसमें प्रोटीनोप्लास्ट पाया जाता है। वसा वाली चीज़ों में ओलियोप्लास्ट पाया जाता है, और एमाइलोप्लास्ट ये कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों में पाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। वसा को याद करना बहुत आसान है। ऑयल से वसा बनता है तो ओलियोप्लास्ट। प्रोटीन, तो प्रोटीन से प्रोटीनोप्लास्ट। तो ये दोनों तो आसान है, आपको याद रख लेना है। कार्बोहाइड्रेट वाले को तो इसमें एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है ये गाजर, टमाटर और चुकंदर। और इधर से इम्पॉर्टेंट है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। साथ ही याद रख लेना है कि क्लोरोप्लास्ट को सेल का रसोई घर कहा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो तथ्य है यहाँ पे नोट करके लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए व आरएनए पाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए व आरएनए पाया जाता है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि केंद्रक में क्रोमैटिन होती है जो कि क्रोमोसोम का निर्माण करती है, यानी डीएनए का निर्माण करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम क्लोरोप्लास्ट को अलग से देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट का व्यास यहाँ पे आपको देखना है कि क्लोरोप्लास्ट का व्यास किसी माइटोकॉन्ड्रिया से लगभग दुगना होता है। तो इस तथ्य को आप याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया से दुगना होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। दोनों झिल्ली के अलावा एक और झिल्ली पाई जाती है जिसे थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे थैलेकाइड्स कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये थैलेकाइड्स ये है, इसको आप याद रखेंगे। अगला है थैलेकाइड्स सिक्कों के चट्टानों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे ग्रेना कहते हैं। तो इनके ढेर को हम ग्रेना कहते हैं, इसको आपको याद रखिए। और झिल्लियों के बीच भरे पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो पदार्थ होता है वो स्ट्रोमा है। सिक्के नुमा जो ढेर है वो ग्रेनम है, और ये थैलेमाइट है। तो इसमें क्या क्या याद रखना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया से दुगना होता है, ये दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोहरी झिल्ली है। इसके अलावा क्या याद रखना है इसमें, तो इसमें थैलेकाइड पाए जाते हैं, और ये थैलेकाइड जब ढेर के रूप में रहते हैं तो इसको ग्रेना कहते हैं, और इसके अंदर में जो पदार्थ भरा रहता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के संबंध में इतने सारे आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर कहा जाता है, और इसकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पत्तियों का रंग किसके कारण पीला होता है, तो कैरोटीन के कारण, इसको आपको याद रखना है। अगला जो कोशिकांग है वो है सेंट्रोसोम। ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके संबंध में बस एक ही तथ्य आपको याद रखना है कि सेंट्रोसोम केवल जंतु में पाया जाता है। अब यहाँ से आपको विशेष तथ्य याद रख लेना है, प्रश्न यहाँ से बनना ही बनना है। मैंने जितने भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है उसको यहाँ पर इकट्ठा करके आपके लिए बनाया है इसको, तो आप इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। ये एक बार में जैसे देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, तो कोशिका का रसोई घर कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो कोशिका का कचरा निपटान तंत्र या आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है। गाल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, तो कोशिका का डाकघर कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाता है, तो कोशिका का
परिवहन तंत्र कहा जाता है, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक को क्या कहते हैं? तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष या कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है या कोशिका का इंजन कहा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर ही लेना है। नेक्स्ट, ये जितने भी कोशिकांग हैं उनके कार्यों को मैंने यहाँ पर इकट्ठे लिख दिया है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि क्या क्या कार्य होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? तो इसका कार्य ऊर्जा उत्पादन करना, यानी एटीपी का केंद्र होता है, ये श्वसन में भूमिका निभाता है। गोल्गी बॉडी का काम होता है प्रोटीन और लिपिड का संशोधन करना, उसका परिवहन करना और पैकेजिंग करना। पैकेजिंग जहाँ पे भी आ जाए आपको गोल्गी बॉडी लगा देना है। लाइसोसोम का क्या काम होता है? तो लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और जो केंद्रक न्यूक्लियस हमारा होता है, इसका काम होता है आनुवांशिक सामग्री का भंडारण करना, साथ ही कोशिका का नियंत्रण करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम होता है प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करना। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप से होते हैं, एक है खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हमने ऊपर भी देखा है, तो यहाँ पर एक और बार देख लेते हैं। खुरदरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ जो होता है, इसका काम होता है राइबोसोम के साथ प्रोटीन का संश्लेषण करना। और जो चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये लिपिड का संश्लेषण करता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो रेटिकुलम से आपको क्या याद रखना है कि खुरदरा वाला ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है और चिकना वाला ये लिपिड का संश्लेषण करता है। तो इसको आपको याद रख लेना है। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन 3 तरीके से होता है। पहला है असूत्री विभाजन, जिसको एमिटोसिस कहा जाता है। इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जैसी अवस्था नहीं पाई जाती। सेल सीधा सीधा 2 भाग में बढ़ जाता है। तो कोशिका सीधा सीधा 2 भाग में बढ़ जाता है, इसको कहते हैं असूत्री विभाजन। किसमें होता है असूत्री विभाजन? तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जो प्रारंभिक जीव है, जैसे कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ, इन सब में असूत्री विभाजन पाया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि असूत्री विभाजन किन जीवों में पाया जाता है, तो इनके नाम आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन, इसको मिटोसिस कहा जाता है। तो ये दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। यानी जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं उनमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? तो शरीर में वृद्धि करना और घावों को भरना। तो इसको आपको याद रखना है कि समसूत्री विभाजन हमारे शरीर के घाव को भरने के लिए और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें एक द्विगुणित कोशिका अपने ही समान 2 द्विगुणित पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं कि ये एक कोशिका है द्विगुणित, तो ये अपने समान 2 द्विगुणित कोशिकाएं बनाता है। इसी तरह से और कोई कोशिका होगी तो वो भी 2 द्विगुणित कोशिका बनाएगा, और कोई कोशिका होगी तो वो भी अपने ही समान 2 द्विगुणित कोशिकाएं बनाता है। तो इस तरह से ये कोशिकाएं अपने 2-2 द्विगुणित कोशिकाएं बनाती जाती है और शरीर के वृद्धि करती है और साथ में घावों को भरती है। तो समसूत्री विभाजन के संबंध में इसको आपको याद रखना है कि क्या होता है समसूत्री विभाजन और ये किस में काम आता है। तो घाव को भरने और शरीर की वृद्धि में, तो इसको आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन, इसको मियोसिस कहा जाता है। आपको इंग्लिश नाम भी याद रख लेना है। कई बार ऑप्शन में आपको हिंदी नाम अर्धसूत्री, समसूत्री ये सब नहीं मिलेगा, मियोसिस, मिटोसिस इस तरह से मिलता है। तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप इंग्लिश के नाम इसके याद रखें। तो अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है?
तो इसमें जो एक द्विगुणित कोशिकाएं होती है ये अपने समान 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इसको आपको याद रखना है कि ये अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। तो एक द्विगुणित कोशिका अपने समान 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो इसको अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। साथ ही ये कहाँ पे पाया जाएगा, तो यह जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी ये स्पर्म और ओवम यानी अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण करता है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इससे नई संतति का जन्म होता है। तो आपको याद रखना है कि नई संतति का जन्म किससे होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन से। तो कोशिका विभाजन के संबंध में आपको ये तीनों चीज़ याद रखना है कि असूत्री विभाजन किस में होता है, तो प्रोकैरियोटिक जीवाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ, जो प्रारंभिक हमारे जीव है, एक कोशिकीय जीव वगैरह, उसमें पाया जाता है। और समसूत्री विभाजन ये किस में पाया जाएगा, तो ये दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये घाव को भरने और शरीर की वृद्धि करने में काम में आता है। और तीसरा हमारा अर्धसूत्री विभाजन है, तो ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये जनन कोशिकाओं में पाया जाता है और ये हमारे अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण करता है और इससे नई संतति का यानी नए संतान का जन्म होता है। तो कोशिका विभाजन के संबंध में इतना आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं ऊतक या टिश्यू इसे कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है कि ऊतक कोशिकाओं का समूह और उनके बाहरी वातावरण का सम्मिलित रूप होता है जो एक या एक से अधिक कार्य करते हैं। तो ऊतक क्या होता है, तो ये कोशिकाओं का समूह होता है, साथ ही उनके जो बाहरी द्रव है वो भी इसमें शामिल होते हैं और ये सारे कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं और ऊतक एक या एक से अधिक कार्य करते हैं। इसको हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो कोशिकाएं हैं और ये कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती है तो ये ऊतक का निर्माण करती है, यानी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक फिर अंग बनाता है और अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से एक जीव बनता है। तो इसको आपको याद रखना है, ऊतक क्या है, तो कोशिकाओं का समूह है। अब जंतुओं और पौधों के सभी अंग ऊतकों और ऊतक और कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी जितने भी सजीव हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पेड़ पौधे हों, वे सभी ऊतक और कोशिकाओं से ही बने होते हैं। यहाँ पर आप ये फ्लो चार्ट देख सकते हैं। कोशिका और कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से शरीर। तो ये हमने डायग्राम में भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है। इसको आपको याद रखना है, कोड बना के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कोई भी एक ऊतक होता है उसमें एक ही तरह की कोशिकाएं हो ये जरूरी नहीं है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। अगला है, अलग अलग प्रकार के ऊतकों में कार्यों के बंटवारे की प्रक्रिया को श्रम विभाजन कहा जाता है। यानी श्रम विभाजन क्या है, तो ऊतकों में कार्य का बंटवारा। जैसे हाथ का ऊतक अलग होगा, ठीक है, जो हमारे बाल के ऊतक हैं वो अलग होंगे, हड्डियों के ऊतक अलग होते हैं, खून के ऊतक अलग होते हैं और इन सब का अलग अलग काम भी होता है। तो इसी को श्रम विभाजन कहा गया है। तो अलग अलग ऊतक अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में एक सीमा तक वृद्धि होने के बाद सामान्य कोशिकाओं का विभाजन रुक जाता है, परंतु कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो अभी भी विभाजित होने की क्षमता रखती है और इनको कहा जाता है स्टेम सेल। तो स्टेम सेल क्या होता है, ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता रखती है उनको स्टेम सेल कहा जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब इसके ऊतक के इतिहास के संबंध में कि ऊतक की खोज सबसे पहले किसने की। तो इन सब को आपको देख लेना है। 1799 में बीछट ने
मनुष्यों के शरीर में रोग ग्रसित क्षेत्रों की आंतरिक संरचना संबंधित अवलोकनों के दौरान आपस में गुथी हुई संरचनाओं के लिए टिश्यू यानी ऊतक नाम दिया। तो ऊतक नाम या टिश्यू नाम किसने दिया, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको नाम याद रखना है बिछट। तो बिछट ने ही टिश्यू नामकरण किया। उन्होंने पहले तो ऊतकों को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा। कौन कौन से भाग में बांटा ये आपको याद रखना है। वे ऊतक जो रेशे के समान थे उनको फाइब्रस कहा उन्होंने। वे ऊतक जो तरल या पानी जैसे थे उसको सीरस कहा, और कुछ ऊतक चिपचिपे थे उनको म्यूकस कहा। तो जो बिछट महोदय थे इन्होंने टिश्यू को 3 भाग में बांटा, फाइब्रस, सीरस और म्यूकस। तो इसको आपको याद रख लेना है। आगे उन्होंने इनके और उपसमूह बनाए और 21 अन्य ऊतकों का विवरण मिलता है। तो ये भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक हुए वो थे नेहमिया ग्रीव। तो इन्होंने मुख्य रूप से 2 निष्कर्ष प्रतिपादित किए। इनके अनुसार प्रत्येक पौधे में 2 प्रकार के जैविक भाग होते हैं। पहला पीथी जिसको मज्जा कहा जाता है, और दूसरा वुडी, ये उसके काष्ठी भाग होता है। तो पीठी या वुडी, इन 2 प्रकारों में पौधों के ऊतक को किसने विभाजित किया, तो नेहमिया ग्रीव ने। इसको आपको याद रखना है। और नेहमिया ग्रीव वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम पतली झिल्ली वाली नर्म स्पंजी एवं द्रव से भरी कोशिकाओं को पैरेन्काइमा कहा। तो ये भी आपको याद रखना है कि पैरेन्काइमा की खोज किसने की, तो ग्रीव ने की, नेहमिया ग्रीव ने। साथ ही पौधे के 2 जैविक भाग पीथी और वुडी, ये भी नेहमिया ग्रीव ने ही बताए। तो इसको आपको याद रख लेना है। अब पौधों में ऊतक का वर्गीकरण, तो ये किसने किया, इसको हम आगे देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक जैसे कि कार्ल विल्हेम नेगेली, आपको नेगेली बस याद रखना है। नेगेली ने पौधे में मूलस्थ और स्थायी ऊतकों का वर्गीकरण किया। साथ ही जाइलम एवं फ्लोएम जैसे जटिल ऊतकों की संरचना और कार्य को भी विस्तार से समझाया। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या क्या किया। तो इन्होंने मूलस्थ एवं स्थायी ऊतकों में वर्गीकृत किया। तो ये 2 आपको याद रख लेना है कि मूलस्थ और स्थायी ऊतकों में वर्गीकृत किसने किया, नेगली ने। साथ ही जाइलम एवं फ्लोएम के बारे में किसने बताया, तो नेगली ने बताया। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है नेगली के संबंध में। तो यहाँ पर इन वैज्ञानिकों के संबंध में आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो याद रखना है कि नेगली, तो इन्होंने जाइलम एवं फ्लोएम की खोज की और मूलस्थ एवं स्थायी ऊतकों में वर्गीकृत किया। दूसरा है नेहमिया ग्रीव, तो इन्होंने पीथी और वुडी में वर्गीकृत किया। साथ ही इन्होंने पैरेन्काइमा की खोज की। और ये जो वैज्ञानिक हैं बिछट महोदय, तो इन्होंने टिश्यू की खोज की और उनको ऊतक नाम दिया। और इन्होंने 3 भाग में बांटा इसको। इन्होंने जो 3 भाग में बांटा टिश्यू को, उसको पहले को इसने फाइब्रस कहा, दूसरे को सीरस कहा और तीसरे को म्यूकस कहा। तो इन वैज्ञानिकों के संबंध में इन तथ्य को आपको याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऊतक का असली अध्ययन यहाँ से चालू होता है। अब इधर जो चीज़ें हैं वो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी IMP आप लगा लीजिए। देखते हैं सबसे पहले पादप ऊतक। तो विभाजन व विभेदन के आधार पर पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, इसको आपको याद रखना है, प्रविभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विभाजन या विभेदन के आधार पर पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं, ऐसा आ सकता है। तो आपको लगा देना है 2 प्रकार, प्रविभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक। अब हम देखते हैं प्रविभाजी ऊतक क्या होते हैं। तो वे ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, तो वे प्रविभाजी ऊतक कहलाते हैं। जैसे कि तने व जड़ के सिरों पर पाए जाने वाले ऊतक, तो ये प्रविभाजी ऊतक हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं प्रविभाजी ऊतक, तो पेड़ के जड़ एवं तने के सिरे पर पाए जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक क्या होते हैं, वे ऊतक यानी वे पादप ऊतक
जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती या फिर बहुत कम होती है, तो ये स्थायी ऊतक कहलाते हैं। तो इसके संबंध में आपको इतना ही याद रखना है कि स्थायी ऊतक, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, जबकि प्रविभाजी ऊतक में विभाजन की क्षमता होती है। अब संगठन के आधार पर स्थायी ऊतक को और दो भाग में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है। एक है सरल ऊतक और एक है जटिल ऊतक, और ये जटिल ऊतक में संवहन ऊतक भी आता है, इसको आपको याद रखना है। अब देखते हैं सरल ऊतक क्या होते हैं। तो वे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, तो ये सरल ऊतक कहलाते हैं। और जटिल ऊतक क्या होते हैं, तो ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। तो पूछा जा सकता है सरल ऊतक क्या है, तो ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। और जटिल ऊतक क्या है, तो ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इसके उदाहरण हो जाएगा संवहन ऊतक। अब हम इनके भी प्रकार को देख लेते हैं। जैसे कि सरल ऊतक, तो स्थिति व कार्य के आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया है। एक है त्वची ऊतक और एक है भरण ऊतक। तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। त्वची ऊतक क्या होता है, तो पौधे के विभिन्न अंगों का बाह्य आवरण एवं सुरक्षा का कार्य त्वची ऊतक का होता है। यानी ये त्वची ऊतक कहाँ पर पाए जाएंगे, तो पौधे के जितने भी अंग हैं, पेड़, तना, पत्ती, जड़, जो भी, उसके बाह्य आवरण में पाए जाएंगे। और इसका काम क्या होता है, तो पौधे को सुरक्षा प्रदान करना त्वची ऊतक का काम होता है। दूसरा है भरण ऊतक। तो भरण ऊतक ये पौधे के विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं व अन्य ऊतकों का व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। तो भरण ऊतक का काम क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, भरण यानी भरना, यानी पौधे के विभिन्न भागों में ये भर कर उसका निर्माण करता है। इसका और काम क्या होता है, तो ऊतकों का व्यवस्थित करना। भरण ऊतक के 3 टाइप्स हैं, इसको भी आपको याद रख लेना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये 3 टाइप है और ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको याद रखना है। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेन्काइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तीनों को आपको याद रख लेना है। ये तीनों किसके उदाहरण है, तो भरण ऊतक के उदाहरण है। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसके इंग्लिश नाम ही आप याद रखिए, इंग्लिश नाम ज़्यादा पूछा जाता है। कैलेरेन्काइमा ये मृदु ऊतक है, यानी ये नरम ऊतक है। स्थूल कोड़ोत्तक ये कॉलेन्काइमा है, यानी ये मध्यम प्रकार के हैं। और दृढ़ ऊतक ये कठोर ऊतक हैं, इसको आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जटिल ऊतक के प्रकार कौन कौन से हैं। तो जटिल ऊतक स्थिति व कार्य के आधार पर, यानी संवहन के आधार पर, ठीक है। तो संवहन के आधार पर जटिल ऊतक के 2 प्रकार हैं। इसी को पूछा जा सकता है कि संवहन ऊतक के कितने प्रकार हैं, तो यही 2 प्रकार हैं। तो संवहन ऊतक पूछे या संवहन के आधार पर पूछे, तो आपको 2 प्रकार बताना है, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। और ये इस टॉपिक का, ऊतक के टॉपिक का मोस्ट आईएमपी है, जाइलम और फ्लोएम। इनके संबंध में पूछा जाता है कि ये किसका किसका संवहन करते हैं। तो जाइलम जो है पानी और खनिज लवण का संवहन करता है, ये आपको याद रखना है। और फ्लोएम ये भोजन का संवहन करता है। तो इसके संबंध में मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन पानी का संवहन करता है और कौन भोजन का संवहन करता है। तो इसके नाम में ही इसका ट्रिक छुपा है। जाइलम ये भी ज से चालू होता है और पानी को भी जल कहते हैं, तो जल जाइलम, ठीक है। तो ये ट्रिक बन गया कि जाइलम किसका संवहन करता है, तो जल का और खनिज लवण का। और फ्लोएम, फ्लोएम एप से चालू होता है, फ से, और भोजन को भी क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। तो फ्लोएम फूड का संवहन करता है और जाइलम जल का संवहन करता है। तो अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इनके जो मोस्ट इनमें पादप ऊतक हैं,
उनको हम एक एक करके और विस्तार से जान लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। तो पहला है प्रविभाजी ऊतक। तो हमने पढ़ा कि प्रविभाजी ऊतक क्या होता है, तो इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो विभाजित होने वाले ऊतक प्रविभाजी ऊतक कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यह कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, तो यह तना और जड़ के अग्र सिरे और छोर पर पाए जाते हैं, और इसी के कारण तने एवं जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह हो जाता है, तने एवं जड़ की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है, तो प्रविभाजी ऊतक के कारण होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये है तना, ये तने का काट है, तने का चित्र है, और इसके जो सबसे बाहरी में पाया जाएगा ये क्या है, ये त्वची ऊतक है, एपिथेलियल ऊतक कहा जाता है इसी को। और ये बीच में जो पाया जाएगा पूरा ये बीच वाले भाग में, ये है भरण ऊतक, ये इसको मजबूती प्रदान करता है, भरने का काम करता है। और ये जो छोटी छोटी रचनाएं हैं ये है फ्लोएम ऊतक, यानी ये फूड का संवहन करता है, भोजन को लाने ले जाने का काम करता है। और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये है जाइलम, ये क्या करता है, ये जल और खनिज लवण को लाने ले जाने का काम करता है। और बीच में ये कुछ टिश्यू हैं, ये है पीथ या इसी को मज्जा कहते हैं। तो चित्र में हमने देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, इनको थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। तो प्रविभाजी ऊतक हमारा हो गया। अगला बढ़ते हैं हम त्वची ऊतक, इसी को एपिथेलियल ऊतक कहा जाता है, जो कि पेड़ के बाहरी पाया जाता है। इससे पौधे के प्रत्येक भाग, जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज, इन सभी का बाहरी आवरण बनता है। तो त्वची ऊतक क्या है, तो पेड़ का चाहे कोई भी भाग हो उसके त्वचा का निर्माण करता है, यानी बाहरी आवरण का निर्माण करता है। इसका कार्य होता है पौधे की रक्षा करना, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रियाओं में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का लेन देन करना, ये त्वची ऊतक के काम होते हैं। तीसरा काम है पौधे की जड़ों का त्वची ऊतक मिट्टी से पानी सोखने का काम भी करता है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि जड़ में जो त्वची ऊतक पाया जाता है वो मिट्टी से पानी सोखने में भी सहायता करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संवहनी ऊतक। हालांकि इसको हमने डायग्राम में, फ्लो चार्ट में अच्छे से देख लिया है, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऐसे ऊतक जिनमें जल, खनिज लवण एवं भोजन को पहुँचाने की क्षमता पाई जाती है वो संवहनी ऊतक कहलाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसका ट्रिक भी मैंने बता दिया, जाइलम जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम फूड यानी भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट का संवहन करता है। ये किधर से किधर ले जाता है, तो भोजन कहाँ पे बनता है, तो पत्तियों में बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो पौधे की पत्तियों से उसके अन्य भागों तक भोजन को पहुँचाता है। जबकि जाइलम को जल कहाँ से मिलेगा, तो उसके जड़ में जल और खनिज तत्व मिलेंगे, तो वहाँ से वो उसको लेके पत्तियों तक जाता है। और फ्लोएम पत्तियों से भोजन को लेके पौधे के विभिन्न भागों तक जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भरण ऊतक। तो भरण ऊतक क्या काम करता है, तो पौधे को मजबूती देता है, उसको भरने का काम करता है। तो देख लेते हैं इसको। ये बाह्य त्वचा के भीतर की ओर भरण ऊतक दिखाई देता है, यानी जो एपिथेलियल ऊतक होता है, बाह्य ऊतक होता है, उसके अंदर की ओर भरण ऊतक दिखाई देता है। और इसका जो मुख्य काम है वो है पौधे को सहारा देना। पत्तियों में यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है, और कई पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण भी करता है। तो मुख्य रूप से याद रखना है कि भरण जो ऊतक है वो पौधे को सहारा देता है। और ये भरण ऊतक के 3 टाइप है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो इसको भी आप देख लेंगे। पैरेनकाइमा क्या होता है, तो ये गोल कोशिकाएं होती है और भोजन संग्रहण एवं प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। कोलेनकाइमा होती है, ये मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं होती है और ये पौधे को यांत्रिक सहारा देती है। स्क्लेरेनकाइमा ये मृत कोशिकाएं होती है और कठोर व मजबूत होती है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके उदाहरण देख लें,
स्क्लेरेनकाइमा तो ये क्या होती है, मृत कोशिकाएं होती है और ये कठोर और मजबूत होती है, जैसे कि नारियल का जो रेशा होता है ऊपर में उसका, तो वो क्या है, वो स्क्लेरेनकाइमा है, यानी वो मृत कोशिकाएं हैं और वो कितनी कठोर होती है। वैसे ही संतरे के बीज का जो आवरण है वो क्या है, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक है, यानी ये भी मृत कोशिकाएं होती है, मजबूत और कठोर होती है। सूखी तोरई के जो रेशे होते हैं ये भी क्या है, स्क्लेरेनकाइमा है। तो आपको इस तरह से उदाहरण पूछा जा सकता है कि ये कौन सा ऊतक है, तो यहाँ से आपको ये फैक्ट को याद रख लेना है। तो जो भी ऊतक मृत या कठोर होगा वो स्क्लेरेनकाइमा है, जो मोटी भित्ति वाली कोशिका होगी ये कोलेनकाइमा है, और जो गोल कोशिका होगी जो भोजन संग्रहण और प्रकाश संश्लेषण में मदद करेगी वो पैरेन्काइमा है। इनके हम चित्र भी यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि चित्र तो आपको पूछा नहीं जाएगा। ये है पैरेन्काइमा का चित्र, ये है कोलेनकाइमा और ये है स्क्लेरेनकाइमा। इसके अलावा देखें तो ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। तो जाइलम जड़ से ऊपर की ओर क्या ले जाता है, जल एवं खनिज लवण को, और फ्लोएम ऊपर से पत्तियों से उसके विभिन्न अंगों में फूड को ले जाता है, यानी भोजन को ले जाता है। तो इस तरह से पादप ऊतक के बारे में हमने देखा। अब हम आते हैं जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक के बारे में देखते हैं। तो कार्यों के आधार पर जंतु ऊतक को 4 भाग में बांटा गया है। तो कार्यों के आधार पर जंतु ऊतक के 4 प्रकार होते हैं, इसको आपको याद रखना है। पहला है त्वची ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। तो ये 4 प्रकार आपको याद रख लेना है। अब हम देखते हैं त्वची ऊतक क्या होता है। तो शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की सुरक्षा करने का काम त्वची ऊतक का होता है, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे त्वचा का निर्माण करता है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम, त्वची ऊतक क्या है। तो शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों को सुरक्षा देने का काम करता है। ये कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, तो त्वचा, मुंह के आंतरिक सतह, रक्त वाहिनियों के किनारे और फेफड़े की वायु कूपिकाओं और वृक्क की नलिकाओं में पाया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये त्वची ऊतक कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। आपको ऑप्शन बना के पूछ देगा कि इनमें से कहाँ पर त्वची ऊतक नहीं होता, तो इसको आपको बिल्कुल रट लेना है कहाँ कहाँ पर त्वची ऊतक पाया जाएगा। तो देख लीजिए, त्वचा में, मुंह के आंतरिक सतह में, रक्त वाहिनियों के किनारे पर और फेफड़े की कूपिकाओं में और वृक्क की नलिकाओं में। तो इसको आप बिल्कुल रट लीजिए। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होता है, तो नाम से ही पता चलता है कि संयोग करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। तो ये शरीर का निर्माण कर विभिन्न अंगों को व्यवस्थित करने और जोड़ने और सहारा देने का काम करता है। तो इसके नाम में ही छुपा है, इसके कार्य संयोग कराता है, जोड़ता है, सहारा देता है। अब इस संयोजी ऊतक के और 4 प्रकार हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए यहाँ पर। तो संयोजी ऊतक के जो 4 प्रकार हैं वो है, पहला अंतराली ऊतक, दूसरा वसीय ऊतक, तीसरा तरल ऊतक और चौथा कंकाली ऊतक। तो इनके प्रकार को भी आपको याद रख लेना है। अब हम देखते हैं कि अंतराली ऊतक क्या होता है। तो ये आंतरिक अंगों को सहारा देने का काम करता है। तो अंतराली क्या है, आंतरिक अंगों को सहारा देने का काम करता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे अंतरांगों यानी अंदर के अंगों, पेशियों, त्वचा के मध्य, रक्त वाहिनियों एवं तंत्रिका कोशिकाओं के चारों ओर पाया जाता है। तो ये आप रट लीजिए कहाँ कहाँ पर अंतराली कोशिकाएं पाए जाएंगे। तो हमारे आंतरिक अंगों में पाया जाएगा, साथ ही पेशियों में पाया जाएगा, त्वचा के बीच में पाया जाएगा, रक्त वाहिनी और तंत्रिका कोशिकाओं के चारों ओर पाया जाएगा। अगला है वसीय ऊतक। अब ये वसीय ऊतक क्या होते हैं, तो इसके भी नाम में है, देखिए वसा यानी चर्बी। तो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तो वसा क्या करता है, शरीर के ताप को
नियंत्रित करता है तथा अंगों की दबाव एवं झटकों से रक्षा करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अंगों की दबाव एवं झटकों से रक्षा कौन करता है? तो वसी ऊतक करता है और ये त्वचा के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट है तरल ऊतक यानी द्रव ऊतक। इसका काम क्या होता है? तो शरीर के तापक्रम पर नियंत्रण करना, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना यानी उसको लाने ले जाने का काम करना और शरीर की रोगों से सुरक्षा करना। इसके दो प्रकार हैं तरल ऊतक के, पहला है रक्त और दूसरा है लसिका। तो रक्त और लसिका ये तरल ऊतक है और इनका काम क्या होता है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, यानी जो हमारा ब्लड और लसिका होता है ये तापमान नियंत्रित करता है। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, तो जो हमारा खून होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को लाता ले जाता है और शरीर के रोगों से सुरक्षा करना। तो ये जो लसिका होती है ये क्या होती है? तो ये शरीर के रोगों से सुरक्षा करती है, ये प्रतिजैविक क्षमता होती है इनमें, तो इसको आपको याद रखना है। अगला है कंकाली ऊतक। तो कंकाली ऊतक क्या होता है? तो कंकाल से ही पता चलता है, कंकाल यानी हड्डी। तो ये क्या करेगा? शरीर का ढांचा निर्माण करेगा, साथ ही शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और शरीर को गति देने में सहायता करता है। यानी कंकाल वगैरह नहीं रहेगा तो हम चल नहीं पाएंगे। इसके दो टाइप हैं, क्या क्या है कंकाली ऊतक में? तो अस्थि और उपास्थि यानी हमारे हड्डी। तो याद रख लेना है कंकाली ऊतक कौन से हैं? तो अस्थि उपास्थि। तरल ऊतक के क्या हो जाएंगे? तो लसिका और रक्त। इसी तरह से वसी ऊतक कहाँ पर पाया जाता है और अंतराली ऊतक कहाँ पर पाया जाता है, इसको आपको याद रख लेना है। तो संयोजी ऊतक के ये 4 प्रकार हैं, अंतराली, वसीय, तरल और कंकाली ऊतक। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिए। अगला है शरीर के विभिन्न अंगों को गति देने का कार्य। तो ये करता है पेशी ऊतक, यानी जो हमारे मांसपेशी होता है, मसल्स होता है, तो मसल्स को पेशी ऊतक कहा गया है। तो इसके 3 टाइप हैं, एक है रेखित पेशी, दूसरा अरेखित पेशी और तीसरा है हृदयी पेशी। अब ये कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे उसको भी आपको देखना है। तो ये जो अरेखित पेशी है ये हाथ, पैर, गर्दन आदि जगह पर पाया जाएगा और ये हमारे इच्छा अनुसार कार्य करता है, इसीलिए इसको ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। इसको आपको याद रख लेना है। जो रेखित पेशी है ये ऐच्छिक पेशी भी है। और अरेखित पेशी क्या है? तो ये आहार नली में पाया जाएगा, यानी जो खाना हम जो निगलते हैं तो जिस पाइप से जाता है अंदर वो है आहार नली, तो उसमें अरेखित पेशी पाया जाएगा। श्वास नली में अरेखित पेशी पाया जाएगा। रक्त वाहिनी यानी धमनी और शिरा में अरेखित पेशी पाया जाएगा। और ये सभी हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, इसीलिए अरेखित पेशी क्या है? ये अनैच्छिक है, अनैच्छिक है, इसको आपको याद रखना है। तो रेखित पेशी ये ऐच्छिक होता है और अरेखित पेशी अनैच्छिक होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो पेशी ऊतक का प्रकार है वो है हृदय पेशी। तो यह हृदय में पाया जाएगा, हार्ट में पाया जाएगा और ये जीवन पर्यंत काम करता है। हृदय पेशी कभी भी रुकता नहीं है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा जंतु ऊतक का प्रकार है वो है तंत्रिका ऊतक और ये क्या काम करता है? तो शरीर के विभिन्न अंगों में संवेदनाओं एवं उद्दीपनों का संवहन करना। संवहन का मतलब है लाना या ले जाना। तो जो भी हमारी संवेदनाएं एवं उद्दीपन होता है तो शरीर के विभिन्न भागों से लाने ले जाने का काम कौन करता है? तंत्रिका ऊतक। ये शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के समूह होते हैं, तो इसको आपको याद रख लेना है। तो जंतु कोशिका के संबंध में इतने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य, इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। अब आगे हम कुछ जंतु कोशिकाओं के चित्र यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि त्वची ऊतक में ये है सल्की एपिथेलियल ऊतक और ये है एरियोलल ऊतक।
संयोजी ऊतक में ये वसामय ऊतक है ये, और ये है अस्थि ऊतक, हड्डियों में इस तरह का पाया जाता है, और ये है रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले ऊतक। तो एक बार इसके चित्र को देख लीजिए। यहाँ से आपको कम से कम कैसे दिखता है ये याद रहेगा। और ये है पेशी ऊतक, तो ये अरेखित पेशी ऊतक है, इसको अनैच्छिक कहा जाता है। और ये रेखित पेशी ऊतक है, ये ऐच्छिक होता है, ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है। और ये हृदयक पेशी ऊतक है, यानी ये हार्ट में पाया जाता है, और ये जीवन पर्यंत काम करता है, ये कभी रुकता नहीं है। ये रुक गया मतलब इंसान की मौत है। और ये तंत्रिका ऊतक आप देख लीजिए, ये हमारे रीढ़ की हड्डियों में पाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कोशिका और ऊतक वाला जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको बार बार देखिए। इनके जो तथ्य हैं, खास करके कोशिका के जितने भी तथ्य हैं, किसको क्या कहा जाता है और कौन कौन से क्या क्या काम करता है, कोशिकांग वगैरह, तो उनको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न वहाँ से बन सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।